अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो हमने तरतीब दिया है मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ, जो कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप चला रहे हैं एक कैनेडियन अपने रिलेटिव्स के साथ। और इनकी जो पार्टनरशिप है वो 4 इयर्स के अंदर जो है माशाल्लाह 6 फिगर्स तक गई है। तो इनको तो बिल्कुल सुनना बनता है। ये हमें अमेज़न होलसेल के ऊपर बहुत मुफ़ीद मालूमात देने वाले हैं, तो इनको ज़रूर सुनिए। ये माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं और एनईडी से ग्रेजुएट भी हैं, और इन्होंने ऑटोमोबाइल के अंदर यहाँ पे पहले काफ़ी अच्छी जॉब्स की हैं, और उसके बाद ये अमेज़न की फ़ील्ड में आए, और अमेज़न की फ़ील्ड में आके इन्होंने बहुत अच्छा अपना करियर बनाया। तो मैं जब लोगों को यही सब चीज़ें बताता हूँ कि आप अमेज़न के अंदर किस तरीके से अपने बिज़नेसेस को बिल्ड कर सकते हैं और ग्लोबल ले जा सकते हैं, तो ये उनकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। हम मोहम्मद अब्दुल्ला को अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं, और आप इनको ज़रूर सुनें, तो इंशाल्लाह आपको भी जो है करियर पाथ में बहुत मुफ़ीद मालूमात मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई मुझे अपने पॉडकास्ट में जो है वो इनवाइट करने के लिए और माशाल्लाह आपने अच्छा तारुफ़ करा दिया। अच्छा, मुझे अब्दुल्ला ये बताइएगा कि आपने जो आपकी एक फ़ील्ड थी ऑटोमोबाइल की, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे। फिर ये अमेज़न में किस तरीके से आना हुआ? क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, जिसके बाद आपने जो है ना अमेज़न को जॉइन करने का सोचा? अ, वेल एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2011 में ग्रेजुएट किया मैंने, तो उसके बाद से जो है वो जॉब चल रही थी और पाकिस्तान की मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा था। तो लेकिन ये कि एक हमेशा से जो है वो एक ख़्वाहिश भी थी कि जॉब तो चलें कर रहे हैं, लेकिन अपना कुछ बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश करें। और थोड़ा और स्पेसिफ़िकली मैं जो है वो इस चीज़ को देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था कि जो आने वाला दौर है, उसमें जो अ, जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है और वहाँ पे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो मैं इन पैरेलल थोड़ा बहुता जो है वो थोड़ा सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन मतलब इनको सीखने की और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की भी कोशिश कर रहा होता था। लेकिन मेरी जॉब जो है फुल टाइम जॉब थी और टाइमिंग्स नॉर्मल जॉब से थोड़ी ज़्यादा ही थी। तो मैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सका। लेकिन जब ये पैंडेमिक आया कोविड-19 का, तो समझें कि एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बन गया मौके का, अ, वक़्त का और ख़्वाहिश का। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि मतलब इंडस्ट्रीज़ काइंड ऑफ शट ऑफ हो गई, प्लांट्स बंद थे, हम घरों में थे। घरों में भी आप बहुत ज़्यादा लाइक आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप आउटिंग नहीं कर रहे, आप घर में हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा वक़्त जो है वो मिला, जिसमें जो है वो फिर हमने फ़ोकस किया कि यार एक्सप्लोर करें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी ई-कॉमर्स से रिलेटेड और इस अपॉर्च्युनिटी को भी मैंने फिर एक्सप्लोर किया और फिर जो है वो उस ज़माने में सनी अली साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेट कर रहे थे और काफ़ी प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हुए थे, तो फिर मैंने उनका एक प्रोग्राम भी जॉइन किया और उसके बाद फिर इनिशियली मैंने कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट होलसेल अकाउंट जो हैं वो मैनेज करना शुरू किए। उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और इन पैरेलल फिर मैंने अपना अकाउंट भी जो है वो स्टार्ट किया और क्योंकि एक ना एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी था, तो उससे काफ़ी मुझे जो है ना वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच भी मिली प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए और एक प्रोफेशनल अप्रोच जिसे आप कह सकते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी इन हैंड थी। तो उसने हेल्प किया चीज़ों को थोड़ा स्केल करने में, चीज़ों को समझने में और उसको फर्दर स्टेबलाइज़ करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैंने अपना अकाउंट भी स्टार्ट किया, तो उसको भी चलाया, साथ में क्लाइंट्स का अकाउंट भी चला रहे थे और फिर ये है कि जॉब भी साथ में चल रही थी। पैंडेमिक भी ख़त्म हो गया। मैं अगला सवाल यही करना चाहूँगा कि मुझे क्विकली ये बताइएगा कि आपने कब काम स्टार्ट किया,
और कैसे स्टार्ट किया और शुरुआत में किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स फेस आई, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, थोड़ा-सा उसको एलैबोरेट करते हुए चलिएगा। और 4 इयर्स की जर्नी को आप ज़रा जल्द से जल्द इसको रैप अप कीजिएगा कि 4 इयर्स की जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें उतार-चढ़ाव आए होंगे। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक उनको ये पता लग जाए कि ये स्टार्ट कैसे हुआ और ये जी, जी। थैंक यू। तो लाइक 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो इस चीज़ को स्टार्ट किया और काइंड ऑफ एक्सप्लोर करना और लर्न करना, और उसी टाइम पे ही समझें कि मैंने इन पैरेलल इसके ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा, कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट मैंने मैनेज करना शुरू किए। तो उसके साथ ही मतलब इन पैरेलल ही अपने अकाउंट पे काम किया। तो मैंने स्टार्ट किया कनाडा के अंदर एक पार्टनरशिप की, और लाइक हमने जो है वो अ, उसको थोड़ा ओपन रखा। लेकिन वो पार्टनरशिप जो से सनी अली भाई के मॉडल के ऊपर थी, पार्टनरशिप 30-70 का जो वो मॉडल बताते थे, तो उसी मॉडल पे हमने पार्टनरशिप की। और लाइक इनिशियली हमने जो है वो $15,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो इसको शुरू किया। और इनिशियली यानी अब चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी जो है वो पहले क्लाइंट्स के कुछ अकाउंट मैनेज किए थे, तो अपने अकाउंट के लिए थोड़ा इन हैंड जो है वो एक्सपीरियंस भी आ गया हुआ था। तो हमने फिर जो है वो वहाँ पे स्टार्ट किया। और बाकी जो एक जनरल चैलेंजेस हैं कंप्लायंसेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन ये ऐसे चैलेंजेस नहीं है कि जिनको आप जो है वो सेटल ना कर सकें। बस आपको एक सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए होती है। तो जैसे मैंने कहा, एक प्रोफेशनल करियर रहा मेरा, और उसके थ्रू जो है वो मैंने इन तमाम चीज़ों को सेटल किया। और ब्रेक थ्रू ये है कि यानी जब आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास फिर फर्दर अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हैं। और फिर एक बात ये है कि यानी इसको, ई-कॉमर्स को एक प्रॉपर बिज़नेस मॉडल के तौर पे लेना, और इसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करना, और पेशेंस के साथ जो है वो इसके अंदर कंटीन्यूअस एफर्ट्स करना, अ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो लाइक जब हमने स्टार्ट किया, तो हमारे पास शुरू में हमने जो है वो 1, 2, 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ स्टार्ट किया, और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हमारा जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो बढ़ रहा था। लेकिन फिर साथ में हमने जो है ना एक रिलेशनशिप्स पे फ़ोकस किया कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो हमने उनको ना एक फीडबैक्स देना शुरू किए कि भाई, आपकी प्रोडक्ट्स के साथ ये इश्यूज़ हैं, या आपके जो ब्रांड है उसकी जो यानी इमेज है ऑन द अमेज़न, वो कैसी है। और साथ में हमने उनको ये भी बताना शुरू किया कि हम उसमें कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दैट हेल्प्स अस अ लॉट कि ब्रांड के साथ रिलेशनशिप्स हमारी अच्छी होना शुरू हुई। उन्होंने हम हमारे साथ जो है ना वो एंगेजमेंट स्टार्ट की। और फिर ये इशू, यानी ये चीज़ जो है वो फिर हम लेके गए टुवर्ड्स एक्सक्लूसिविटी। यानी टाइम आया कि हमारे साथ एक ब्रांड ने एक्सक्लूसिव डील कर ली कि उनके जितने भी बाकी सेलर्स थे, उन्होंने सबको कट ऑफ कर दिया, और वो फिर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जो है वो उन्होंने काम करना प्रेफ़र किया। और उस इस पर्टिकुलर जो ब्रेक थ्रू है, उसने हमारे बिज़नेस को आप कह सकते हैं कि एक बूस्ट दिया, और स्टेबल भी किया फर्दर। और जो काइंड ऑफ रेवेन्यूज़ फिर हमने जनरेट किए, वो उसका नतीजा था। और ये ऐसे नहीं था कि खाली उन्होंने एक्सक्लूसिविटी दे दी, ये ऐसा था कि एक विन-विन सिचुएशन थी। हम एक्चुअली वो रियल वैल्यू ऐड कर रहे थे। लाइक जब हमारे बिज़नेस को बूस्ट मिला है, तो एट अ सर्टेन टाइम हम देखते हैं कि 3 टाइम्स इन द लास्ट 2 एंड अ हाफ ईयर्स उनकी सेल्स भी मार्केट प्लेस के ऊपर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। तो ये जो सेल्स इंक्रीज़ हुई है उनकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की, ये हम वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं। ये आप ये सारी बातें मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आप जब एक्सक्लूसिविटी साइन करने की स्टेज पर आए, तो उससे पहले उनकी क्या सेल्स हुआ करती थी और आपकी एक्सक्लूसिविटी साइन करने के बाद क्या सेल्स उनकी चली गईं? और मुझे ये भी ऐड कीजिएगा कि जैसे आप लोगों ने $15,000 से काम स्टार्ट किया, तो इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट लेवल्स बताते हैं। तो ये किस तरह से डिटरमाइन होता है कि
कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहिए तो आप जो है एक अच्छी इनकम, टेक होम इनकम ले जा सकेंगे? तो इसको बताइएगा। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो आपके पास एक कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ आपकी ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं, लाइक आपने कोई एम्प्लॉयी हायर किया है। उसके अलावा जो है वो कुछ आपकी सब्सक्रिप्शंस की जो है वो उसके ऊपर आपका जो है वो लग रही होती है पैसे। अब बाकी जो मेजर इन्वेंटरी है जो मेजर इन्वेस्टमेंट है अ, उसने एक्चुअली स्पेंड होना होता है आपकी इन्वेंटरी के ऊपर। तो ये ऐसा नहीं होता कि एक ही वक़्त में आपके पास जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन आप इसको इस एतबार से देखें कि अगर आपके पास एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होगी तभी आप कुछ इतनी इन्वेंटरी ले सकेंगे कि जब वो आप सेल करना शुरू करें, तो उसमें से इतना कुछ आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकें कि जिससे जो बिज़नेस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, वो एटलीस्ट निकल सकें और टॉप ऑफ इट कुछ इतना भी आप प्रोड्यूस करें कि जो कि फिर आप री-इन्वेस्ट कर सकें। तो जैसे मैंने अभी हमने यानी जब ये सारा एक ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन जैसे पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ और मोर स्पेसिफिकली एक अमेज़न रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो इसको इस तरह से भी देखा गया कि जैसे बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत क्विकर गेट रिच स्कीम है और शायद बस आपने अकाउंट बनाना है और फिर आपके बस पैसे बनना शुरू हो जाएँगे, तो ये ऐसे नहीं है। इसको आप एक प्रॉपर फुल स्केल बिज़नेस मॉडल के तौर पे देखें और इसमें ये देखें कि आपने एक बहरहाल एक इन्वेस्टमेंट साइड में करनी है और उसमें से फिर कुछ चीज़ें आप जो है वो आपकी इनिशियली स्पेंड होती जाएँगी, फिर एक आपका एक थ्रेशोल्ड आएगा जब आप पूरे कंज़्यूम हो चुके होंगे। तो उसके बाद ही फिर आपको इसके अंदर जो है वो टॉप इन करने की ज़रूरत पड़ती है। इट इट डिपेंड्स कि आपका बिज़नेस जो है वो फिर कैसे चल रहा है। लेकिन मैं आप ये भी नहीं कहता कि बहुत मिनिमल लाइक $3-4,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाएँ। लेकिन मैं इस मॉडल के साथ आपको प्रेफ़र करूँगा कि कम से कम आपके पास $10,000 तो होने चाहिए एटलीस्ट जो आप डेडिकेट कर सकें। ऑफ़ कोर्स वो फ़ौरी तौर पे स्पेंड नहीं होंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स आप समझ लें कि वो यूटिलाइज़ हो रहे होंगे। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि मिनिमम आपके पास हो और फिर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आएँ। यानी ये जब आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये जो बिज़नेस स्टेबल होगा ये आपकी पूरा बोझ उठा लेगा, लाइक ये एक रिप्लेसमेंट बन जाएगा आपकी जॉब की या ये किसी और बिज़नेस की। बल्कि आपको एक इसको इस तरीके से ट्रीट करना होगा कि जैसे ये एक न्यू बॉर्न बेबी है और इसको अब आपने डेवलप करना है, इसको आपने नरिश करना है और आपने इसको एक बड़ा बिज़नेस बनाना है। तो नॉर्मली क्या होता है लोग कहते हैं यार जॉब छोड़ देते हैं और बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और जो कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है और फिर वो फ़ौरन अपना बोझ भी जो है वो बिज़नेस पे डाल देते हैं, अपने एक्सपेंसेस का। तो क्या होता है कि वो बिज़नेस जो है ना वो बड़े स्ट्रेन में होता है कि उसने जो ओनर है उसके भी एक्सपेंस को बेयर करना है, जो एम्प्लॉइज़ हैं और जो और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसको भी बेयर करना है। तो या तो फिर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ और फिर ये काम करें। अदरवाइज़ अगर जो स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसमें इनिशियली आपको बिज़नेस को एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह ट्रीट करना है। उसके ऊपर एक स्ट्रेन अप्लाई नहीं करना, एक स्ट्रेस अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने उसको एक टाइम देना है कि वो एस्टेब्लिश हो, वो ग्रो करे और जब वो फिर आपका बोझ उठा सकता हो, तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो अपना बोझ डालें। अच्छे तरीके से आपने समझाया कि बिज़नेस को आपने एज़ अ न्यू बॉर्न बेबी समझना है और उसको उस तरह से लेके चलना है, और ये जो हम लोग एकदम से रिच स्कीम्स के तौर पे समझ के ये समझते हैं कि अभी हमारी गाड़ियाँ भी निकलवा के देगा और बंगले भी बनवा के देगा, तो ये इस तरह से नहीं है, इसको बिल्कुल बिज़नेस के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। जी, तो अब्दुल्ला, एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है कि अमेज़न होलसेल में कि आप जो है वो इसके अंदर मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक ब्रांड के अंदर जो है ना लिस्ट होके बैठना है और फिर सेल्स खाना शुरू कर देनी है। तो इसकी हकीकत भी बताइएगा कि ये हकीकत कितनी सही है और क्या इसमें वाक़ई कोई भी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती? जबकि हमारे पास एक्सक्लूसिविटी ख़ुसूसन साइन करने के बाद इतनी ब्रांड्स की ईमेल्स आ रही होती हैं कि वो हमसे ये बार-बार कह रहे होते हैं कि आप मार्केटिंग पे तवज्जो दें, आप सेल्स बढ़ाएँ, आपने हमारे साथ एक्सक्लूसिविटी साइन की हुई है। क्योंकि आप लोगों ने एक्सक्लूसिविटी साइन की हुई है, तो इसका सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं। तो मुझे वो तो पता है ये बात,
लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या मार्केटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप अमेज़न होलसेल साइन कर लें एज़ अ न्यूबी या एज़ अ एक्सक्लूसिविटी साइन करने के बाद? तो इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। थैंक यू तौसीफ़ भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काइंड ऑफ एटलीस्ट मैंने जितना कोर्स मटेरियल कंज़्यूम किया है अमेज़न होलसेल से मुतालिक, तो उसमें एक यही अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी थी कि आप बस ऑलरेडी यानी सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स को देखें जिनके सेल्स रैंक ऑलरेडी जो है वो बहुत अच्छे हैं और आप सिर्फ़ उनको मी टू करते हैं और जस्ट वो खुद ही जो है ना वो सेल होना स्टार्ट हो जाता है और बस आपको सिर्फ़ जो है वो फिर उसके प्रॉफ़िट्स एन्जॉय करने हैं। अ, शायद इनिशियली ये अप्रोच किसी हद तक काम कर रही हो, लेकिन अब ये काम नहीं करती और नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्लूसिविटी। मैं तो इसको इन जनरल ही देखता हूँ कि अगर आप अमेज़न होलसेल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप एडवर्टाइज़मेंट करने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। बल्कि ये बड़ी एक पिवटल जो है वो इम्पोर्टेंस वाली बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं और आप अज़्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ़ आप ना उसकी ऑर्गेनिक जो ऑडियंस है सिर्फ़ आप उसको कैटर करेंगे, तो फिर आपका ना ग्रोथ अप्रोच नहीं है। तो आपको ये लाज़मी है कि आप जो है वो एडवर्टाइज़मेंट करें, आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट के लिए प्रॉपर बजटिंग करें। मैं तो ये कहता हूँ यानी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको अपने बजट के अंदर एडवर्टाइज़मेंट के लिए रखनी चाहिए। आप भले एक्सक्लूसिविटी है या नहीं है, दोनों सूरतों में अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा हो, इवन जब आप एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी अ, उनकी सेल्स इम्प्रूव होती है, ना सिर्फ़ जो है वो एड सेल इम्प्रूव होती है, बल्कि उनकी ऑर्गेनिक सेल भी इम्प्रूव होती है। और जहाँ आप उनको पहले देख रहे होते हैं, जैसे नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि आप बीएसआर को देखें, जिन प्रोडक्ट्स का बीएसआर कम है तो इसका मतलब है उनकी सेल ज़्यादा है, तो खाली आप उन प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करें। जबकि हकीकत ये है कि आपको मेरे ख़्याल है अपॉर्च्युनिटी देखनी चाहिए ऐसी प्रोडक्ट्स में अ जिनके अंदर ये पोटेंशियल तो मौजूद है कि मार्केट्स में उनकी डिमांड है, लेकिन वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट स्ट्रगल कर रही है फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न। तो आप आपके पास वो एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप उस प्रोडक्ट को उठाएँ, उसके ऊपर काम करें, उसकी एडवर्टाइज़मेंट करें। अगर उसके अंदर कोई और वैल्यू एडिशन नीड है, लाइक अगर आपको उसकी लिस्टिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करें। आपको उस प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं, तो आप उनके रिव्यूज़ के ऊपर काम करें। जब आप ये वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंटली मार्केट प्लेस में बेटर परफ़ॉर्म करती है और आपकी सेल्स भी जो है वो इंक्रीज़ होती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और आई थिंक अगर मैं अपने केस की बात करूँ, तो हमने एडवर्टाइज़मेंट से मुताल्लिक तो मेरा यही अप्रोच थी कि ये तो नहीं करनी। हम क्योंकि मैं एफबीए होलसेल कर रहा हूँ, तो एडवर्टाइज़मेंट तो नहीं करनी। लेकिन और वैल्यू एडिशन मैंने की। मैंने लिस्टिंग्स को जो है वो इम्प्रूव किया। मैंने जो इमेजेस लगी होती थी, मैंने उनको जो है वो देखा और एड्रेस किया ब्रांड के साथ, कहा मैंने कहा यार ये इमेजेस सही नहीं है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे फिर जो और ए प्लस कंटेंट वगैरह है वो नहीं होता था, वो हमने इंक्लूड कराया। तो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव इम्प्रूव हुईं। लेकिन उसके साथ-साथ ब्रांड को एक और जो है ना वो मैसेज भी मिला कि यार मेरे जो है ना वो इतने सारे रीसेलर्स हैं, कोई भी किसी ने भी आके मुझसे नहीं कहा कि मुझे जो है ना ये चीज़ें बेहतर करनी है, मुझे अपना ब्रांड इमेज बेहतर करना है, मुझे अपना जो है वो प्रेज़ेंटेशन बेहतर करनी है। लेकिन ये स्पेसिफिकली जो है ना दे आर मोर वरीड अबाउट आवर इमेज ऑन द मार्केट प्लेस। तो वो फिर आपको ना सीरियस लेते हैं और फिर अल्टीमेटली दैट लीड्स यू टुवर्ड्स एक्सक्लूसिविटी। और जो एडवर्टाइज़मेंट की बात है, तो वो तो हमें ब्रांड ने समझाई, मतलब जब हम एक्सक्लूसिविटी हमारी हो गई थी उनके साथ, तो वो कहते थे कि भाई आप एडवर्टाइज़मेंट कितनी कर रहे हैं? तो 2-4 मीटिंग्स में तो हमें लगा कि यार ये तो शायद इनका एक रूटीन क्वेश्चन है। तो उन्होंने फिर अपनी यानी जब उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू किया और फिर हमने भी मजबूरन एडवर्टाइज़मेंट शुरू की, तो हमें फिर एक्चुअली नतीजा उसका जो है ना वो बहुत रिमार्केबल और बहुत ज़बरदस्त उसके नताइज हमें मिले।
और उसके बाद से हमने फिर दोबारा पीछे नहीं देखा। और आज तो ये है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जब हम एनरोल करते हैं, तो जब हम उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम एक कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट लाज़मी ऐड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट रेज़ किया, और इसमें करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइज़मेंट को एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो तौर पे कंसीडर करना चाहिए, और इसको शुरू से ही जो है वो अपने प्लान का हिस्सा रखना चाहिए। सही। मैंने ये जान के क्वेश्चन डाला क्योंकि मुझे पता है मार्केट के अंदर एक अरसा दराज से 5 साल 6 साल से तकरीबन एक ही ट्रेनिंग चली आ रही है और मेरे हिसाब से तकरीबन 99.99% लोग वही ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं आज भी, जो कि उस ज़माने में स्टार्ट हुई थी, 2017 के अंदर स्टार्ट हुई थी और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं और नहीं समझते। इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है, अब लोगों के दिमाग में ये आना शुरू हो जाएगा कि अगर एडवर्टाइज़मेंट करना इतना ही ज़रूरी है, तो फिर क्यों हम प्राइवेट लेबल ना कर लें? हम क्यों एक ब्रांड से पहले ब्रांड की प्रोडक्ट लें जिसका बीएसआर भी अच्छा ना हो और फिर हम उसकी जो है ना मार्केटिंग करना शुरू करें? तो व्हाट डू यू थिंक कि लोगों के इस सवाल को हम अब कैसे एड्रेस करेंगे? नोइंग द फैक्ट कि ब्रांड खाली आपको प्रोडक्ट दे दे के फारिग नहीं हो जाता, ब्रांड ऊपर बहुत ऊपर लेवल की ब्रांडिंग कर रहा होता है जो कि हमारी नॉलेज में नहीं होती। मे बी कि वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा हो, मे बी वो कि वो प्लान कर रहा हो कि टीवी के ऊपर जाने के लिए रेडी हो कि मैं टीवी कमर्शियल्स पे जा सकता हूँ। हो सकता है वो इन्फ्लुएंसर्स को टच करने जा रहा हो सकता है कि वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स ले रहा हो सकता है वो किसी इवेंट के अंदर अपना जो है ब्रांड का लोगो एंडोर्स करा रहा हो। तो ये बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती, तो आप इस सवाल को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि फिर जो लोगों के दिमाग में अब ये सवाल आएगा कि फिर हम क्यों प्राइवेट लेबल नहीं कर लेते और जब हमने मार्केटिंग या ब्रांडिंग ही करनी है, तो इस सवाल को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? थैंक यू तौसीफ़ भाई, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अ, प्राइवेट लेबल इटसेल्फ एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है, लेकिन उसकी अपनी रिस्क्स हैं, और उसके लिए अपना एक जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है, जो कि आपको जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल है इसको हमें ना एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न नहीं है प्राइवेट लेबल का अमेज़न होलसेल के साथ, लेकिन इसका लिंक ज़रूर है। यानी अगर एक बंदा जो है वो प्राइवेट लेबल कर रहा है, तो उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे एक वो पूरी जो है वो अरेंजमेंट जो कि अमेज़न होलसेल कर रही है, वो कैसे उसको बेनिफिट कर सकती है, और इसी तरीके से जो अमेज़न होलसेल कर रहा है, उसको लाज़मी सोचना चाहिए कि वो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करे जो कि प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। यानी एक्चुअली ये क्योंकि ये दोनों मॉडल हैं, ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। लाइक बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑफ़लाइन एस्टेब्लिश हुए और फिर ऑनलाइन आए, उनको अमेज़न एफबीए होलसेल वालों ने अमेज़न मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिश किया, या और दीगर मार्केट प्लेसेस में। इसी तरीके से बहुत सारे जो है वो ब्रांड्स जो कि इमर्ज ही थ्रू ऑनलाइन हुए हैं, जो एस्टेब्लिश ही अमेज़न के ऊपर किए गए हैं। तो वो जो ब्रांड्स हैं, वो बहुत लिमिटेड रहते हैं अगर वो अपने ही एक अकाउंट के थ्रू जो है वो चल रहे हों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो कोलैबोरेट करें होलसेल सेलर्स के साथ, और वो अपनी प्रोडक्ट्स को और यानी अकाउंट्स के थ्रू भी जो है वो सेल करने की कोशिश करें। तो ये एक कोलैबोरेशन मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है। इसको इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि अगर मुझे एडवर्टाइज़मेंट करनी है तो फिर मैं प्राइवेट लेबल क्यों ना कर लूँ? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ रिस्क आपका एडवर्टाइज़मेंट का है। वहाँ पे जो रिस्क है, वो खाली एडवर्टाइज़मेंट का नहीं है, वो इन्वेंटरी का भी रिस्क है, वो एडवर्टाइज़मेंट का भी है, वो कॉम्पिटिशन को भी जो है वो फेस ऑफ करने का है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड रिस्क है, स्टिल रिस्क बहुत महदूद है कंपेयर टू प्राइवेट लेवल के। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को समझें कि बहुत अच्छी है और एक चीज़ जो है वो बहुत बुरी है, बल्कि दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने लेवल ऑफ बेनिफिट्स हैं। इसको दोनों को जो है ना, जो बंदा जिस तरह की जो है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखता हो, या उसकी जिस तरह की एपेटाइट हो, वो उसको करे ज़रूर।
लेकिन वो उसको आइसोलेशन में ना देखे, बल्कि इसको इस तरह से देखे कि ये मार्केट के अंदर ये दोनों तरह के बिज़नेस मॉडल्स हैं, जो कि एक-दूसरे को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं जैसे पाकिस्तान में देखता हूँ बहुत सारे जो है वो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए और चल भी रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कहीं उनको जो है वो कंप्लायंस का इश्यू आता है, अकाउंट बंद हो जाता है, तो उनकी जो है वो थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स की इन्वेंटरी जो है वो स्टक होती है, फिर वो उसको लिक्विडेट करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पे उन्होंने कोलैबोरेट किया होता किसी अ अ, होलसेल सेलर के साथ, तो वहाँ पे उनकी इन्वेंटरी जो है वो फिर यूटिलाइज़ हो रही होती, उनका ब्रांड स्टिल अलाइव होता, वो एक अकाउंट पर डिपेंडेंट जो है वो नहीं होता। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको इस तरीके से सोचना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि यार एक मॉडल अच्छा है, एक मॉडल बुरा है और तो मैं समझता हूँ कि इसको इस एंगल से लेना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया आपने इस चीज़ को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। और ये बात वाक़ई फैक्चुअल है कि असल में हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज़ ने की एक ये भी थोड़ी-सी कमी रही है कि हमने उनको आउट ऑफ द बॉक्स, क्या ये इवन नॉर्मल है सोचना इसके बारे में कि अगर आप, जो प्राइवेट लेबल होता है, मैंने 1-1 लाख डॉलर की से लेके ढाई ढाई लाख डॉलर, 3 साढ़े 3-3 लाख डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट्स को लगते हुए देखा प्राइवेट लेबल के अंदर, और वो बाद में मिज़रेबली फेल हुई। क्योंकि अगर उनको होलसेल अकाउंट्स वाले अगर बाकी टेरिटरीज़ में करते, तो वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना पाकिस्तान के ब्रांड्स बन सकते थे, जो कि ग्लोबल जा सकते थे। बट उस टाइम पे क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और जिन जिन लोगों ने इस प्राइवेट लेवल को पढ़ाया, वो सिर्फ़ वन वे में पढ़ाया कि आपने इसको लॉन्च करना है, रैंक करना है, और रैंक करके बस आपने जो है ना कम्पीट कर जाना है। और जिन निचेस में उनको कम्पीट कराया गया, वो अक्सर में उस हर नीश के अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज बैठी होती थी, तो उनको बहुत अच्छी ग्रिप है जब रैंक करके आप टॉप पे जाते हैं तो किस तरह से उन लोगों को चित करना है। तो वो चीज़ जो थी हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई गई थी, ना ये हमें समझाया गया था कि कंपटीशन से कैसे फेस करना है। असल जो प्राइवेट लेबल ओनर का या प्राइवेट लेबल का असल काम है, वो कंपटीशन को झेलना है, कंपटीशन को फेस करना है। जबकि अमेज़न होलसेल का जो मेन काम है, वो सेल्स को और अपनी टेरिटरी को बाकी लोगों से डिफेंड करना है। तो अगर ये कॉम्बो हो, तो जो हमारे लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त ग्लोबल जा सकते हैं। ये आज भी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है कि हम उस ज़माने में जो चीज़ सीखे थे कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को छुपाते हैं, इवन अपने आप से छुपाते हैं, अपने घरवालों से छुपाते हैं, ये चीज़ आज भी मौजूद है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइक माइंडेड नेटवर्क बनाना चाहिए ऑन अमेज़न, जो उस प्रोडक्ट को जानते हो, ना कि खाली उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो और स्केल कर रहे हो। तो ये सबसे अच्छी विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें असल में कंपटीशन से लड़ना है। अगर हम आपस में लड़ेंगे, आपस में ही अपनी प्रोडक्ट को छुपाएँगे, तो हम कंपटीशन से कैसे लड़ेंगे? और कंपटीशन तो खाली आपका नाम नहीं जानता होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो सबके सॉफ्टवेयर्स में नज़र आ रही होती है। जब आप रैंक करके टॉप ऑफ द लाइन जाते हैं, तो सबके सॉफ्टवेयर्स में आना शुरू हो जाता है। ढकी-छुपी बात तो कोई भी नहीं होती। बस ये होता है कि आप किसी को अपने भाई को नहीं बता रहे होते, या अपने घरवालों को नहीं बता रहे होते, या अपने पीयर्स को नहीं बता रहे होते, लेकिन बाकी सारे कंपैटिटर्स को तो पता होता है कि आप टॉप ऑफ द लाइन आ गए हो, और वो अब अपनी स्ट्रैटेजी आपके अगेंस्ट अलाइन करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है ना वो रैंकिंग से बाहर आउट करना है। तो बहरहाल ये कंपटीशन है, इट्स लाइक अ वॉरफेयर कि आप अगर टॉप ऑफ द लाइन रहोगे तो बाकी की सेल्स गिर रही होंगी, तो वो ऑब्वियसली आपने उसको उस तरीके से सीखना है और समझना है। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अमेज़न कर रहे होते हैं, तो स्ट्रैटेजिकली ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एक पार्टनर अगर उस कंट्री में बैठा हुआ है, जिस कंट्री के अंदर वो अमेज़न की मार्केट प्लेस है, लेट्स से आप कनाडा में आपके पार्टनर हैं, तो वो कनाडा में खुद लोकेट हैं, बैठे हुए हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी अमेज़न की मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अमेज़न तकरीबन 31 प्लस कंट्रीज़ पे ऑपरेट करता है।
जहाँ पे 22 कंट्रीज़ में उसके फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, यानी कि उसके प्रॉपर वेयर हाउसेज़ हैं। तो यूरोप के काफ़ी सारे हैं, इंडिया है, जापान है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो मुझे सिर्फ़ ये बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एक खाली वो बच्चा जो पाकिस्तान से बैठ के सोलो लॉन्च करता है यूएस के अंदर या यूके के अंदर और उसका कोई जानने वाला नहीं होता, वो वर्चुअल एड्रेसेस लेता है, उसपे सारी कंपनी वगैरह की डिटेल्स बनाता है और जो है ना उसको लॉन्च करता है। बनिस्बत उसके कि जिसका पार्टनर उस कंट्री के अंदर बैठा हुआ हो, जिस कंट्री के अंदर जो है ना ये अमेज़न का अकाउंट चल रहा होता है और उसी कंट्री का अकाउंट हो। जैसे आपका पार्टनर भी यूएस कनाडा के अंदर है और उनका जो अकाउंट है, वो भी कैनेडियन बेस अकाउंट है। तो इसकी क्या अफ़ादियत है और अफ़ादियत है भी या ठीक है कोई इतना मसला नहीं है या नहीं इसकी वाक़ई अफ़ादियत है? इन टर्म्स ऑफ मैं बात करूँगा रिटर्न्स और टैक्सेशंस के हवाले से। तो उसके हवाले से हमें ज़रा गाइड कीजिएगा। थैंक यू। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यानी ज जब हम ये देखते हैं ना कि क्या हम अमेज़न के बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं पाकिस्तान से ही बैठ के, तो अ, हमें नज़र आता है कि हाँ, ये तो मुमकिन है। अकाउंट भी बनाया जा सकता है और हमें एक्सेस टू द मार्केट भी मिल जाता है। और प्रोडक्ट्स भी जो है वो हम चाइना से सोर्स करके डायरेक्ट जो है वो फुलफिलमेंट सेंटर्स में जो है वो शिप करवा सकते हैं। मतलब अकाउंट बनाया भी जा सकता है, बिज़नेस भी किया जा सकता है। लेकिन ये आप समझें कि ये बिज़नेस ऐसा है, मैं कहता हूँ किसी कच्चे धागे के ऊपर जो है वो आपने बनाई हुई है एक इमारत। जबकि बेस्ट ये है कि एक इस तरह की पार्टनरशिप्स हों जहाँ पर वो लोग जो कि वहाँ पे नेटिवली रह रहे हैं, वो लोग पार्टनरशिप करें यहाँ पर, जो लोग एम्बिशियस हैं, स्किल्ड हैं और ये काम करना चाह रहे हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें एक तो ये होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपके पास हर तरह की जो कंप्लायंस से रिलेटेड कंप्लायंस से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो नेचुरली अवेलेबल होती हैं। तो आपको ना ऐसा नहीं होता कि आपको आपका पूरा बिज़नेस किसी ऐसे कच्चे धागे पे है कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट अमेज़न ने माँग लिया और कल वो उस तरह से नहीं माँग रहा था, लेकिन अब उसको पता चल गया कि यार लोग ना थोड़े इस तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं उनसे अब ऐसी चीज़ माँग लेता हूँ जो उनके पास नहीं होगी। तो फिर आप एकदम से शटर हो जाते हैं, आप कहते हैं यार अब तो अमेज़न ने ये माँग लिया। या तो फिर आप किसी उल्टे रास्ते को इख्तियार करते हैं, यानी आप काइंड ऑफ फ़ोर्जिंग करते हैं, वो भी फिर अमेज़न के जो एल्गोरिथम्स हैं और ये सब जो पकड़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली यानी आपका जो बिज़नेस है, जिसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो इतनी वीक फाउंडेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए। जबकि अगर वो यूएस बेस्ड कंपनी है या कनाडा बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर आपका एक पार्टनर मौजूद है, तो आपके पास हर तरह की डॉक्यूमेंट भी होगी, हर तरह की कंप्लायंसेस भी होगी, फिर आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी मौजूद होगी। तो लाइक मैंने मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। मैंने वर्चुअल अकाउंट्स को जो क्लाइंट्स के थे, उनको भी मैनेज किया है और ऐसे अकाउंट को भी मैनेज किया है जो कि नेटिवली वहीं के थे और वहीं पे मैनेज हो रहे थे। और अपना अकाउंट भी मैंने उस तरीके से मैनेज किया, तो बहुत वाज़ेह फ़र्क है। लाइक मुझे यूएस में एक प्रोडक्ट को लिक्विडेट करना था, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है, वो इटसेल्फ इतनी हाई हो गई, क्योंकि जो भी उस इन्वेंटरी को 1 दिन के लिए भी होल्ड करना चाह रहे हैं ना, तो वो उसकी कॉस्ट आपसे ले रहा है। दूसरी जगह एक सिमिलर कंडीशन मुझे यूके में हुई, जहाँ पे ओनर वहाँ मौजूद थे। तो हमने जस्ट एक टाइम बीइंग इन्वेंटरी जो है वो रिकॉल की और वही इन्वेंटरी हमने 2 महीने बाद दोबारा भेजी और उसके ऊपर हमने ठीक-ठाक जो है वो अर्न किया। तो एक जगह आपका जो है वो क्योंकि एक बेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। ना सिर्फ़ कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम होते हैं, बल्कि इवन एग्ज़ीक्यूशन और ऑपरेशनल लेवल के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जबकि अगर आपकी एक बेस अवेलेबल है, तो वो एक तो आपकी बिज़नेस की फाउंडेशन बहुत अच्छी बनती है और दूसरा ये कि इवन ऑन द गो जो आपकी ऑपरेशन है, उसमें भी आपको सपोर्ट होता है। आपने इन्वेंटरी रखवानी है, आपने बाज़ औक़ात आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि यार मैं ना इन्वेंटरी ज़्यादा ऑर्डर कर सकता हूँ, आपको एक ऐसे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी इन्वेंटरी आप अमेज़न नहीं भिजवा सकते। तो ठीक है, आप प्रेप सेंटर में रखवा सकते हैं, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है। लेकिन अगर आपकी एक बेस अवेलेबल है और वहाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो आपको एट नो कॉस्ट
ये अपॉर्च्युनिटी आप अवेल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की अरेंजमेंट्स हों, जहाँ पे आपकी बेस एस्टेब्लिश्ड हो वहाँ पर और आप ऑपरेशंस को यहाँ से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ख़ास तौर पे रिटर्न्स काफ़ी आ रहे होते हैं, तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे रिटर्न्स जो रहते हैं वो खुल के और दोबारा कंपाइल हो जाते हैं। होता है, हो सकता है कि आपके पास 100 रिटर्न्स आए हुए हो, तो पता चले कि वो 100 रिटर्न्स एक्चुअल में ना हो, वो मुश्किल से 80 हों या 90 हों। किसी का डब्बा पड़ जाता है तो डब्बा किसी और का लग जाए, तो बहुत मिनिमल कॉस्ट में आपकी जो इन्वेंट्री है वो पूरी कवर हो सकती है। और टैक्सेशन में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल्स रह रहे होते हैं वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं। जब पाकिस्तान से बंदा अकाउंट चला रहा होता है, तो पाकिस्तान से बैठ के वो, क्योंकि कोई यहाँ के टैक्सेस दे रहा है, वहाँ का कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो वो पूरा का पूरा टैक्स उसके ज़िम्मे आ जाता है। लेकिन अगर वहाँ के लोकल्स वहाँ का टैक्स दे रहे हैं, तो वो अपने टैक्स को भी कंपाइल कर सकते हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें देखी जाएँ, तो इस वजह से जो फ़ॉरेनर्स हैं उनको लोकल्स चाहिए और लोकल्स हैं उनको फ़ॉरेनर्स चाहिए, और ख़ुसूसन फ़ॉरेनर्स उस कंट्री के चाहिए जिस कंट्री के अंदर वो रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी आइडियल पार्टनरशिप है। अदर दैन कि बहुत दफ़ा ये होता है कि बच्चों को क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता, तो बच्चे गलत भी गाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोर्स लिया और कोर्स के अंदर अमेज़न.कॉम के बारे में बताया गया था, तो वो इतना नहीं सोच पाते। स्पेन से अगर क्लाइंट आया है, तो वो स्पेन वाले को भी यही कह रहे होते हैं कि आप एक काम करें, यूएस की एलएलसी बना लें और यूएस की एलएलसी हम पे काम स्टार्ट कर दें। ऑल्दो कि करना क्या चाहिए कि स्पेन के बंदे को स्पेन का ही अकाउंट बनाने देना चाहिए और स्पेन के अंदर ही उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट को हंट करके और उसकी जो है ना इन्वेंटरी को करना चाहिए। बट हमारे यहाँ क्योंकि पढ़ाया इस तरीके से गया है, तो ये एक फ्लॉ और हमें नज़र आता है कि हम उस क्लाइंट को कायल करते हैं कि आप अपने कंट्री को छोड़ के और यूएस के अंदर या यूके के अंदर बनाएँ, जहाँ पे हमें बेसिकली आता है कि हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं आजकल ना बाहर जाना चाहते हैं। कुछ मुल्क के हालात को लेके हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इशू है, पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, वे आउट ढूँढ रहे होते हैं। और बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, अगर उनकी तालीम भी इतनी नहीं है कि उनके मैट्रिक के पेपर भी रुके हुए हैं, इंटर के पेपर भी रुके हुए हैं, आगे कोई करियर पाथ नज़र नहीं आ रहा। जॉब कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा है और अब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ही को नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे नौकरियाँ मिलेंगी? तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर एक बंदा अमेज़न का बिज़नेस प्रॉपर स्टार्ट करता है विद एलएलसी और यूके एलटीडी, तो क्या कोई पाथवे बन सकता है बाहर जाने के लिए कि अगर उसकी प्रॉपर कंपनी हो और वो अमेज़न का काम अगर 4 साल 5 साल यहाँ पे करे और उस डॉक्यूमेंट्स को शो कराए या उसको बेस बनाए, तो वो बाहर मूव कर सके। तो क्या ये कोई करियर पाथ के साथ-साथ कोई इमिग्रेशन या बाहर जाने का सिलसिला भी बन सकता है ऐसे लोगों के लिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? अ, आई थिंक ये मेरे ख़्याल है एक बहुत अच्छी अप्रोच है और मैं पर्सनली ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ कि जो इस पाथवे को यूज़ करते हुए उन्होंने जो है वो दे आर एबल टू मैनेज टू गो इन अदर कंट्रीज़ जहाँ पे जो है वो नॉर्मल वेज़ में जो है वो नहीं जाना और या फिर एक बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ का वीज़ाज़ लेना या इमिग्रेशंस लेना। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको जो है वो बेनिफिट करती है, इस चीज़ को आप बिल्कुल लेवरेज कर सकते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। देखिए एक नेचुरल सी बात है, यानी जब आपका किसी होम ग्राउंड के ऊपर एक एक बिज़नेस है अ, तो उस बिज़नेस की एक वैल्यू है, एक वर्थ है, एक वैल्यू एडिशन टू द इकोनॉमी है। तो ये बहुत नेचुरल है कि वहाँ के जो लॉज़ हैं और जो रूल्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे कंपेयर टू एक ऐसे बंदे के जिसका कोई स्टेक वहाँ पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश नहीं है। क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड इमिग्रेशंस जो हैं वो एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। यानी पहले कनाडा की इमिग्रेशन कदरे आसान समझी जाती थी। लेकिन अब वहाँ पे भी जो है वो ये डिस्कशंस हैं और बल्कि यूएस के अंदर तो इस मतलब बहुत टॉप डिस्कशंस ये हैं कि उन्होंने इमिग्रेशंस बंद करनी है या उनके रास्ते रोकने हैं और जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बिल्कुल ही ख़त्म करना है। तो एक काइंड ऑफ ऐसी जो है वो लॉज़ भी बन रहे हैं और ऐसी डिस्कशंस भी इमर्ज हो रही हैं। तो ऐसे में ऑफ कोर्स अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं
तो ये चीज़ आपको बहुत सपोर्ट करती है। अगर आपका वहाँ पे ऑलरेडी बिज़नेस है, वहाँ पर आप जो है वो ऑलरेडी स्टैंड करते हैं, आपका एक इन्वेस्टमेंट है जो वहाँ पर मौजूद है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मैं समझता हूँ सपोर्ट करती है। फिर वो हर मुल्क के हिसाब से उसके अपने फिर जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसके अपने कुछ काइंड ऑफ वीज़ाज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं। वो तो आपको ऑफ कोर्स उसके एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, बेटर गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत नेचुरल है और ये आपको ज़रूर जो है वो हेल्प करता है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ये पाथवे हो सकता है बिल्कुल। ये तो हमारे काफ़ी सारा क्वेश्चंस हो गए इस हवाले से। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाहर रहते हैं, वो क्यों उनको पाकिस्तानी जो बच्चा है वो रिक्वायर्ड है। मीन्स के जो बाहर लोग रह रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर कनाडा में हैं, तो पार्टनरशिप तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको क्या बेनिफिट है कि वो पाकिस्तान में एक बच्चे को हायर करके या एक टीम को हायर करके और अपने अकाउंट्स को रन करें? तो वाई कि वो खुद क्यों नहीं चला रहे? ये लोगों के दिमाग में सवाल आता है, हमारी उनको क्यों ज़रूरत है? व्हाट डू यू थिंक कि इसके क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखें ये एक यानी पाकिस्तान में माशाल्लाह मतलब टैलेंट है, यूथ है, नौजवान है और स्किल्ड लोग हैं, और टॉप ऑफ इट विद ऑल यानी स्किल्स और जो है वो उसके साथ वो रोज़गार भी जो है वो ढूँढ रहे हैं, उनको मौक़े भी चाहिए। तो हमें पता है पाकिस्तान में हम पहले इससे पहले यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से लोग जाना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कम मौक़े हैं। मुलाज़मत के भी मौक़े कम हैं, बिज़नेसेस भी जो है वो यहाँ पे बड़ा स्ट्रेन है बिज़नेसेस जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करना। तो अ, तो अब एक ऐसी अ, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूथ स्किल्ड कॉम्पिटेंट आपके पास मौजूद है और जो कॉस्ट है इसकी वो मतलब फ्रैक्शन है कंपेयर टू कि अगर आप यूएस में किसी को हायर करते हैं या कनाडा में किसी को हायर करते हैं और या फिर इवन आप खुद करते हैं, यानी आप अपने भी आवर्स को एक्चुअली इसी तरह से देखेंगे ना कि मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे घंटे की जो है वो कीमत कितनी है। तो एक तरफ आप अगर एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है, ऑपरेशनल टाइम चाहिए होता है, तो वो आप उसको नहीं दे सकेंगे। तो अगर आप खुद सोचेंगे कि मैं यूएस में रहता हूँ, तो मैं खुद ही एक जो है वो अमेज़न का बिज़नेस इन पैरेलल अपनी और एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के जॉब है या बिज़नेस है, के साथ-साथ मैं ये भी एक कर लूँगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी इसको आप जो है वो हाफ़ हार्टेडली कर रहे होंगे। इसके ऊपर आप वो रिक्वायर्ड जो एफ़र्ट है वो नहीं लगा रहे होंगे। जबकि दूसरे अगर यही काम आप एक पाकिस्तानी यंग बच्चे से करवा रहे हैं, तो एक तो उसकी ये ज़रूरत है, उसकी एक इनकम सोर्स है जो कि जो है वो एस्टेब्लिश हो गई है। उसके लिए डॉलर में इनकम आना इटसेल्फ एक बड़ी जो है वो अट्रैक्शन है और वो जो यहाँ पर डिवैल्यूएशन है, उसको भी जो है वो ये चीज़ एड्रेस कर रही होती है। तो ये आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू देती है ये बात। तो मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं यूएस में या यूके में या और दीगर ममालिक में, ये अप्रोच सही नहीं है कि हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, मेरे ख़्याल है इसमें कोई यानी इस लायक ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ स्केल हो, स्टेबल हो और बड़ी हो, ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ स्टक ना हो जाए। यानी मैं एक अभी एक कंसल्टेशन के अंदर भी हूँ, तो जो मेरे कंसल्टेंट हैं वो कहते हैं यानी कि बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना उसका ओनर है। यानी अगर एक बिज़नेस अपने ओनर के साथ स्टक हो गया है ना, तो वो फिर ना ग्रो और स्केल नहीं कर सकता। तो ओनर को बिज़नेस से जो है वो अपने आप को सेपरेट करना पड़ता है। उसको एक ऊपर से जाके चीज़ों को देखना होता है। तो ये बात मुझे बड़ी समझ में आई थी। तो अगर आप जो है वो इन्वेस्टर हैं और आप एक सिग्निफिकेंट स्टेक जो है वो रखते हैं और आपकी ऑलरेडी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और मसरूफियात हैं और आप यूएस और कनाडा या यूके में और इस तरह के ममालिक में रह रहे हैं, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में एक तो पिछले
5-6 सालों से एक ट्रेंड है, लोग ख़ास तौर पे इस चीज़ को सीख रहे हैं। लोग ई-कॉमर्स को स्टडी कर रहे हैं, लोग ई-कॉमर्स की स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं और लोग तैयार हो रहे हैं कि वो आपको बेस्ट तरीके से सर्व करें। ठीक है, कुछ मोरल इश्यूज़ हैं, कुछ और डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर आपकी एक अच्छी जो है वो पार्टनरशिप बनती है और आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं बेहतर तरीके से कि मुझे पार्टनरशिप करनी किसके साथ चाहिए। एक राइट एटीट्यूड के बंदे के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, तो आई थिंक ये फिर आपको बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करता है। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको बताया और वाक़ई इन्वेस्टर्स के लिए तो ये गोल्ड माइन है इस वक़्त पाकिस्तानी बच्चे, ख़ुसूसन वो बच्चे जो स्किल्ड हों और वो स्किलफुल हो जाएँ, तो ये तो बहुत बड़ी गोल्ड माइन है क्योंकि उनके थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स के अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के छोटे-छोटे घरों से ही चल रहे हैं इस वक़्त। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और वो अपनी भले जॉब के साथ-साथ एक पैसिव इनकम भी कमाना चाहते हैं, तो अगर आप आईटी में देखा करते थे या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक ज़माने में देखा करते थे, तो आपको बैंगलोर, इंडिया देखना पड़ता था। लेकिन आज का स्टैट्स ये बताते हैं कि अगर आपको आज के दौर में किसी भी ई-कॉमर्स का रिसोर्स चाहिए, तो उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक़्त पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान से ही वो बच्चा मिलेगा या पाकिस्तान से ही वो उसका रिसोर्स मिलेगा। आपको दुनिया के 80-85% रिसोर्सेज़ ई-कॉमर्स से रिलेटेड इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे अब एक क्वेश्चन और बताइएगा कि जो बच्चा सिर्फ़ कोर्स करके आ रहा होता है और वो बड़ा सोच रहा होता है, उसकी बड़ी एक हाई इनकम डिमांड्स होती हैं कि मुझे $300 मिले या $500 मिले। तो व्हाट डू यू थिंक जब आपने काम स्टार्ट किया था, तो आप किस तरह से गाइड करेंगे कि जब आप कोर्स करके निकलते हैं, तो क्या आपको करियर पाथवे लेना चाहिए? क्या आपको इंटर्नशिप करना चाहिए? या अगर आपको कोई फ्री में अगर इन इन केस अपने साथ मेंटोरशिप में भी रखना चाह रहा है, तो वो करना चाहिए या आपको एक मिनिमम स्टाइपेंड के ऊपर जैसे भी मार्केट की डिमांड है, तो आप शुरू में कितना कमा सकते हैं और जैसे कि आपको 4 साल का अब एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप कितना कमा रहे हैं? तो एक थोड़ा-सा लोगों को गाइडेंस के लिए बताइएगा कि कितना अमाउंट कमाया जा सकता है अगर स्पेसिफिकली आप अमेज़न होलसेल के हवाले से बात करें? अ, इसमें देखें यानी भले इन्वेस्टर हो या वो स्किल्ड टैलेंट जो कि जो है वो इस सेक्टर के अंदर जॉब को देख रहा है, दोनों के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसको गेट क्विक रिच स्कीम के तौर पे मत लें। यानी ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए। तो और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, वो लोग जो कि इनके कोर्सेज़ कर रहे हैं और उसके बाद वो ये समझते हैं कि उन्होंने 3 महीने का, 6 महीने का एक कोर्स किया है और उसके बाद उनको फ़ौरन से कोई जो है वो $500 की जो है वो जॉब लग जाएगी या और उनकी एक फ़ौरन से जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक जो है ना एक फ़ेयरी टेल है। क्योंकि एक तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, बेशुमार कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। अ, यानी इस पूरी जो एक अर्ज है ना, इसको काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है कोर्सेज़ के ज़रिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ यानी कोर्सेज़ भी देख-भाल के लेने चाहिए। क्रेडिबल जो लोग हों, उनकी कोर्सेज़ की तरफ जाएँ, ना कि एक भीड़-चाल में आप बस ये सोचें। यानी जो बंदा आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ेयरी टेल में लेके जा रहा है, जो बंदा आपसे ओवर कमिटमेंट कर रहा है, तो उसको आप जज करें। यानी सबसे पहले तो माइंडसेट क्लियर कर लें कि ये फौरी तौर पे रिच होने की स्कीम नहीं है ये। ये किसी भी और तरह की स्किल जैसी स्किल है, जिसको जब आप हासिल करेंगे, तो आपका एक शुरू का टाइम एक शदीद एफर्ट से गुज़रेगा और जिसमें एक्चुअल लर्निंग आपकी कोर्स से नहीं होगी, आपकी उस एक्सपीरियंस से होगी। वो एक्सपीरियंस फिर आपको एक वैल्यूएबल जो है वो रिसोर्स बनाएगा। वहाँ फिर आपकी उस एक्सपीरियंस की कीमत होगी। तो ये स्लोली यानी आप मैं समझता हूँ कि अगर मैं सजेस्ट करूँ कि वो नए बच्चे जो कि इस तरह के कोर्सेज़ को सीख रहे हैं, तो उनको पैसे के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए और वो ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करें कि वो उनको काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिले। तो वो बिल्कुल इंटर्नशिप्स करें।
मतलब आप ये देखें कि एक जो डिग्री है, वो भी 4 साल की है। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने के कोर्स से जो है वो डिग्री का मुतबादिल भी हो जाएगा और वो उस डिग्री से जो 4 साल में कोई बंदा कर रहा है, उससे ज़्यादा आपको जो है वो इमीडिएटली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ ये अप्रोच भी ठीक नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपने कोई कोर्स किया है, तो आप और इवन 4 साल की डिग्री के बाद भी आपको जो है ना जॉब नहीं मिलती, बल्कि आपको इंटर्नशिप के लिए कहा जाता है कि आप पहले जाके अनपेड इंटर्नशिप करें, या आपको थोड़ा-सा बहुत, कोई अच्छी कंपनी होती है तो हल्का-फुल्का स्टाइपेंड दे रही होती है। उसके बावजूद भी डिग्रीज़ आपको जो होती हैं वो कोई जॉब गारंटी नहीं दे रही होती। आप उसके बाद भी इंटर्नशिप्स करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, पॉलिश करते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना जॉब इंटरव्यू के लिए उतरते हैं। तो वो भी एक पूरी की पूरी सिक्योरिटी नहीं होती। नहीं, कल की बात बताऊँ मैं एक साहब से मिला, वो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे थे और वो बड़े स्किल्ड हैं। वो स्किल्ड हैं इस एतबार से कि उनको जो है वो दीन का बहुत अच्छा इल्म है, उनको अरबी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है और तो वो मुझसे कह रहे थे कि यार आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई आपका ताल्लुक होगा, आप मुझे भी बता दें ये सब कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि लेट्स से मैं आपको कुछ रेफ़र करता हूँ कि ये आप इनको ये सर्विसेज़ दे दें, वो अरबी सीखना चाहते हैं, तो आपके पास कोई सिस्टम है, आप करेंगे कैसे? तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आप उनके साथ अटैच हो जाएँ। तो उनका कहना था यार वो तो पैसे ही नहीं देते, वो तो बहुत ही कम पैसे देते हैं। तो मैंने कहा जब आपको डायरेक्ट अपॉर्च्युनिटी कैसे मिलेगी? जब आपने एक चीज़, एक प्रोसेस आपके पास स्किल तो है, लेकिन उस स्किल को आप एक ऑनलाइन मीडियम में डिलीवर कैसे करेंगे? वो कौन से टूल्स यूज़ करेंगे? वो कौन से जो है वो मेथड्स यूज़ करेंगे कि जिसमें आप वो जो गैप है फिज़िकल का और ऑनलाइन का वो ख़त्म कर दें, बल्कि इसको और इफ़ेक्टिव बना लें। तो वो आपने लर्न ही नहीं किया हुआ। तो भई आप बगैर पैसों के जाएँ, जाके उनसे बैठें कि मुझे आप अकेडमी में लें, मैं आपको जो है ना वो 3 महीने सर्विस देता हूँ और उसके बाद फिर तय करेंगे कि मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए या फिर नहीं भी वो आपको देते तो आप बाहर आएँ। लेकिन अब आप एक स्किल के साथ बाहर आएँ, अब यू नो द प्रोसेस कि कैसे ये काम किया जाता है। सेम अप्लाइज़ टू द ई-कॉमर्स जो लोग सीख रहे हैं। वो देखिए कोर्सेज़ मैंने खुद जो है वो जब मैंने सीखा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सीखने का आपका प्रोसेस है तो कंटीन्यूअस रहता है। मैं अभी भी जो है ना वो पुराने कोर्सेज़ की बातों का वीडियोज़ निकाल के देख लेता हूँ। यूट्यूब पे जो है वो नए कंटेंट्स को जो है वो देख लेते हैं ऑनगोइंग ऑपरेशन से मुतालिक। लेकिन जो असल आपका जो लर्निंग है ना, वो थ्रू द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो वो उसका कोई मुतबादिल नहीं है और उसके लिए आपको अब समझिए कि ये पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व है और पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है कि एक आपने एकेडमिकली सीखना है और एक आपने करके सीखना है। एकेडमिकली तो लोग बैठे हुए हैं और आपको कह रहे हैं, "आओ हमारे कोर्स ले लो, आओ हमारे कोर्स ले लो।" आप उनको पे करते हैं। लेकिन जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि करके सीखने वाला, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कोई आपको पे करे और सिर्फ़ पे नहीं करे, अच्छा खासा पे करे। जबकि इनिशियली आप खाली सीख ही रहे हैं वहाँ पे, बल्कि आई मीन आप इनिशियली कोई वैल्यू नहीं डिलीवर कर रहे होते। बल्कि जो आपको अपने पास इंटर्न रखता है या एज़ अ इनिशियल लेवल पे एम्प्लॉयी रखता है, वो बड़ा टाइम लगा रहा होता है आपके ऊपर, वो बड़ा रिस्क ले रहा होता है। आपको बेशुमार इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए ओपन कर देता है, आपका बिज़नेस का एरिया आपके लिए ओपन कर देता है, अपने दीगर एम्प्लॉइज़ आपको जो है वो मुहैया कर देता है कि आपको सिखाएँगे। तो वहाँ आप ये सोचते हैं कि मैं क्योंकि यहाँ आ गया हूँ, तो अब मुझे जो है ना वो मतलब बड़ी मोटी सैलरी चाहिए, तो ये मेरे ख़्याल है बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। होना ये चाहिए कि आप ये कहें कि 6 महीने, साल तक मेरा ओनली लर्निंग पीरियड है। इसमें अगर मुझे कुछ मिल रहा है ना, तो ये गनीमत है और नेमत है। और उसके बाद आप एक ऐसी वैल्यू अपने लिए जो है ना थ्रू एक्सपीरियंस आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हैं और फिर आपको मार्केट पे ऑफ करती है। यानी फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। जैसे-जैसे आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाते जाते हैं, मार्केट आपको उसी वैल्यू से रिस्पेक्ट भी करती है, आपको उसी वैल्यू से पे भी करती है और फिर लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, कितना नहीं कमा सकते। लेकिन इनिशियल जो प्रोसेस है ना, उसको आप यानी लेट गो नहीं कर सकते कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, वो एकेडमिकली भी है कि कोई कोर्स लेना है और ये भी है कि आपने रगड़े खाने हैं किसी के पास, किसी का काम करके और वहाँ से आपने वो एक्सपीरियंस और वैल्यू गेन करनी है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने समझाया इस बारे में।
और बिल्कुल मैं इसको इसी तरह से ऐड करूँगा कि बहुत दफ़ा तो ये होता है कि आपके पास जो होता है वो अ, लोग अक्सर जो वो काम कर रहे होते हैं, वो बहुत छोटी-छोटी जगहों से काम कर रहे होते हैं, अपने घरों से काम कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई बंदा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है या कोई अच्छा ऑफ़िस बना हुआ है और इवन वहाँ पे बुला के बैठा ही रहा है और इतने सारे अकाउंट्स या इतना सारा डेटा या इतनी सारी चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं और वो आपको बता रहा है। सबसे बड़ी बात कि आप उससे पूछ रहे हैं, वो अपना टाइम निकाल के बिज़नेस में से और आपको सिखा रहा है या आपको बता रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है और उस सूरत में कि जब वो आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा उल्टा, उस सिटिंग में बैठाने का, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है। इसको बहुत आज़ी से और शुक्रगुज़ारी से देखना चाहिए कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई किसी बंदे ने इस वक़्त, क्योंकि मुझे याद है ये जो 2017-18 में ट्रेंड लेकर आए, ख़ुसूसन मैं तो बोलूँगा सनी अली साहब लेकर आए ये जो ट्रेंड है कि जिसके अंदर आपको ये एक इकोसिस्टम आ गया कि कोई भी बंदा स्किल सिखा सकता है विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और इवन बहुत दफ़ा तो शुरू में तो बगैर पैसों के भी ये चीज़ें सिखाई गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए। उससे पहले तो मैं ये देखता था कि कोई भी बंदा अपना हुनर नहीं देता था। कोई भी चीज़ है, इवन आप छोटे से छोटी ट्रेनिंग ले लो, मैं तो अक्सर रेफ्रिजरेशन की मैंने एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि रेफ्रिजरेशन की एग्ज़ाम्पल ले लो या कोई भी छोटे से छोटा हुनर है, जो कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं समझी जाती थी। हर इलाके के अंदर इतने सारे हज़ार, 500 हज़ार लोग बैठे होते हैं जो ये सर्विसेज़ ले रहे होते हैं, बट वो उसको भी बोलो कि आप को ये चीज़ सिखानी है तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो वो आपको नहीं सिखाता था। ये तो 2017-18 के बाद एक ट्रेंड चेंज हुआ कि लोगों ने एटलीस्ट उसको सिखाना शुरू किया और फिर ड्यू टू कॉम्पिटिशन उसकी प्राइसेस भी ड्रास्टिकली डाउन होती चली गई। तो इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर सीखना चाहिए। लोग जुड़ते नहीं हैं, भले फ़िज़ूल ढाबों पे बैठे रहें, बातें करते रहें या बड़ी-बड़ी बातें करके लोगों को इम्प्रेस करते रहें, बजाए इसके कि वो उस सिटी के अंदर ट्रैवल करें, अगर उस सिटी के अंदर वो रिसोर्स मौजूद है। जैसे अक्सर हमारे पास भी काफ़ी सारे लोग आते हैं और वो आके कोर्स करके आए हुए होते हैं, बट वो ये समझ रहे होते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा स्किल्स बढ़ गई हैं और हमें ये समझ में आ रहा होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू कि उनकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है कि हम उनको इतने बड़े लोगों के अकाउंट्स में काम करने का मौका दे सकें। स्टिल वो एक हेफ़्टी अमाउंट्स माँग रहे होते हैं जो कि वो अपने मेंटोर से या ड्यूरिंग कोर्सेज़ क कर रहे होते हैं, तब वहाँ से वो सीख कर आते हैं या सुनकर आते हैं। तो बहरहाल लम्हा फ़िक्रिया है, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किसी बड़े के अंडर में काम करने का मौका मिल रहा है, इवन आपके अपने अकाउंट्स हैं या क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं, तो उनसे जुड़ें, उनके साथ काम करने की कोशिश करें, उनके साथ सीखने की कोशिश करें, ताकि आपकी स्किल्स जो है बढ़ सकें। जितने आप कीमती होते चले जाएँगे, उतनी मार्केट आपको पे करना करती है। अदरवाइज़ मार्केट आपको ऐसे ही पे नहीं करती। अच्छा, अब जो मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला, बस अब इसको रैप अप करते हैं। मुझे सिर्फ़ इतना बताइएगा कि जो नए लोग हमें देख रहे हैं और जो नए लोग आना चाहते हैं और जिनका अब तक माइंड बन चुका है कि हमें अमेज़न होलसेल करना है और प्रॉपर तरीके से करना है और सीख के करना है और अपने आप को इसके अंदर एक्सेल करना है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से स्टार्ट करें? क्या आप भी कोई कोर्स वगैरह कराते हैं या आपका कोई बूट कैंप है? या आपसे किस तरह से वो लोग ट्रेनिंग के हवाले से एनरोल कर सकते हैं? तो थोड़ा-सा बताइएगा। अगर आप नहीं भी कराते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके बारे में लोगों को गाइड कीजिएगा कि वो किस तरीके से सीख के, क्योंकि आपने जैसा अभी ज़िक्र किया कि 99% जो है वो ट्रेनिंग्स वो आउटडेटेड चल रही हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो सिखा रहे हैं लेकिन बिज़नेस स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहे हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी लैकिंग्स हैं। लोग नहीं समझ पाते उन लैकिंग्स की वजह से कि वो लैकिंग्स जो हैं बिज़नेस के अंदर कैसे अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो लोगों को बताइएगा कि फिर प्रॉपरली लोग कहाँ से सीखें? थैंक यू तौसीफ़ भाई। देखिए मैं बस ये कहना चाहूँगा वो तमाम यंग एस्पायरेंट्स जो कि ई-कॉमर्स के अंदर स्पेसिफ़िकली अपने लॉन्ग टर्म करियर परस्यू करना चाह रहे हैं। तो यानी पहले तो माइंडफुल हो जाएँ इस एतबार से कि ये कोई बहुत यानी क्विकर स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक किसी भी करियर की तरह एक ऐसा करियर है जिसके ऊपर आप में मेहनत भी करनी है, एफ़र्ट भी लगानी है और फिर अपनी वैल्यू बनानी है। और यानी इसमें इम्पॉर्टेंट है ये बात कि आप
क्या सीख रहे हैं और कहाँ से सीख रहे हैं, और वेदर यू आर गेटिंग द प्रॉपर गाइडेंस, रियल गाइडेंस और नॉट। तो देखिए काफ़ी मार्केट में कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनमें वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट वैल्यू वो आपको दे रहे हैं। लेकिन ये सोचना कि वो कोर्सेज़ इनफ हैं और वो लेकर आप जो है वो क्विकली कोई जो है वो प्रोफ़ेशनल अपना करियर फ़ौरी तौर पे आगाज़ कर सकें, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। बल्कि एकेडमिकली आप कोर्सेज़ से कुछ सीखते हैं और फिर आप कुछ सीखते हैं उन प्रोफ़ेशनल्स से जो कि एक्चुअली अपने अकाउंट्स या क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, ऑनगोइंग एक्सपीरियंस होता है, वो मार्केट को इमर्ज होता हुआ, चेंज होता हुआ, एल्गोरिथम्स में शिफ्ट होता हुआ खुद देख रहे होते हैं। तो वो जो लोग हैं, वो आपको ना फिर एक्चुअल गाइडेंस देते हैं, लाइव गाइडेंस आपको मिलती है। तो तौसीफ़ भाई हैं माशाल्लाह, इनका भी एक ज़बरदस्त सिस्टम है, और इन्होंने मुझे भी ऑन बोर्ड लिया इस वजह से कि मैं ना इनसे मुलाकात हुई थी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो हम लोग भी इसमें आपकी जो है वो एक गाइडेंस और रहनुमाई कर सकते हैं, और अभी तो कोई ऐसा प्रोग्राम तो ऐसा हमारा नहीं है, लेकिन लाइक अगर कोई ऐसा गैप फ़ील होता है तो वी कैन मेक अ प्रोग्राम लाइक कि जिसमें हम आपको जो है वो गाइडेंस भी दें, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक गैप है। चीज़ों को बहुत जेनेरिक अंदाज़ में जो है वो पेश किया जा रहा है, और जिससे शायद परसेप्शन भी सही बिल्ड नहीं हो रही, और जो फिर बच्चा निकल कर आ रहा है अ अ, वो भी जो है ना उसके अंदर भी गैप्स हैं, यानी वो या शायद ये समझता है कि मैं सीख के सही आया हूँ और अब प्रैक्टिस गलत कर रहा हूँ, या मैं गलत सीख कर आया हूँ और अब प्रैक्टिस सही कर रहा हूँ, तो वो इसमें मिक्स रहता है। तो यानी इन तमाम गैप्स को रखते हुए हम भी यानी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि माइंडफुल रहें, आप क्या सीख रहे हैं, और अपने आप को अपडेटेड रखें। देखें बहरहाल जो भी आपको सिखाएगा वो अपना एक्सपीरियंस सिखाएगा, और एक्सपीरियंसेस वेरी कर सकते हैं लोगों के एक दूसरे के साथ। तो आपको जो इनसाइट है वो हर एक से लेनी है, वो आपने कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस का आपको पता चले। जितने ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस का आपको पता चलेगा, जितना ट्रू एक्सपीरियंसेस का आपको पता चलेगा, मार्केट में ऐसे भी हैं कि एक्सपीरियंसेस नहीं होते, लेकिन वो बहरहाल क्लेम कर रहे होते हैं कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है। तो एग्ज़ैक्टली। हुँ, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मुझे एक सवाल और याद आ रहा है, मैं आपसे करना चाहूँगा। मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोग कहते हैं कि जी हमने यूट्यूब से सीख लिया, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने यूडेमी से सीख लिया। यूडेमी में तो फिर मेंटोर्स बैठे हुए होते हैं और बहुत सारे मेंटोर्स नहीं भी होते। मैंने देखा है गोरे होते हैं, वो शुरू में कोर्स बना लेते हैं, बहुत आसान सा कोर्स बनाते हैं और वो हिट हो जाते हैं अपने आसान कोर्स बनाने की वजह से ही। और बाद में बहुत अरसे बाद जाके समझ में आता है कि जनाब वो अब सीख रहे हैं या अब वो जो है ना फेस कर रहे हैं चीज़ें। पहले उन्होंने उन चीज़ों का ज़िक्र ही नहीं किया होता। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है? ऑल्दो कि आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली हो, कहीं से 8 क्लासें ले ली हों, लेकिन किसी की मेंटोरशिप में चलने में और यूट्यूब से देख के करने में आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क है? कितना ज़रूरी है मेंटोरशिप का होना? आई थिंक कि यानी ट्रेनिंग एक चीज़ है, लेकिन ट्रेनिंग ना आपको बताती है कि चीज़ें होती कैसी हैं। जबकि मेंटोरशिप आपको ये बताता है कि अब चीज़ें ना करनी कैसे हैं, और जैसे-जैसे यू मूव ऑन तो आपको ना रियल लाइफ चैलेंजेस आते हैं। तो ट्रेनिंग आपके लिए ना इनसफिशिएंट हो जाती है। जबकि जो फिर मेंटोर होता है ना, वो फिर आप उसके साथ वो आपको फिर गाइड करता है आपके रियल लाइफ चैलेंजेस के अंदर, रियल सिनेरियोज़ के अंदर, और काइंड ऑफ विदाउट मेंटोर मैं समझता हूँ कि आप ना स्टक हो जाएँगे। लेकिन जो मेंटोर होता है ना, वो जहाँ आप स्टक हो रहे होते हैं ना, वहाँ से वो आपको निकाल के आगे बढ़ाता है। तो एक जो प्रोग्रेस है ना, वो खाली ट्रेनिंग से नहीं आ सकती, और जो मेंटोर है, वो आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको गाइड कर रहा है।
तो इस यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंस को जितना हम समझें कम है। और इसका हमारे पास इतना रुझान नहीं है, हम समझते हैं कि बस ना हमने एक चीज़ पढ़ ली है, एक एक किताब पढ़ ली है, एक कोर्स ले लिया है, तो हम बस अब ज़बरदस्त हो गए हैं और सब आ गया है हमें। जबकि जब आप रखते हैं ना, यानी मैं खुद अपनी भी जर्नी में देखूँ, तो जैसे मैंने कहा था, मैंने इनिशियली कि मैंने सनी भाई का एक प्रोग्राम लिया था, देयर वाज़ काइंड ऑफ अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो उसने एक्चुअली हेल्प किया। यानी ऐसे बेशुमार इंस्टेंसेस आए जहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करें, और इनिशियली जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम से आपके हाथ-पाँव फूल जाते हैं। लेकिन अगर आपका मेंटोर होता है ना, तो वो बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इतना नहीं है, आप बस ये करें और जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। अब एंड में जो है हम इसको रैप अप करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हम ग्लोबल ई-कॉमर्स और बॉडी लॉन्च पैड के तवज्जुह से एक ट्रेनिंग कोर्स जो है बहुत शॉर्ट किस्म का ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, इन कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट्स, जो कि आपको ये सिखाएँगे। आपने सारी कन्वर्सेशन सुन ली कि ब्रांड्स से आपको अकाउंट लेना, आपको ब्रांड के अकाउंट दिलवाए जाएँगे। ये ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सिस्टम्स नहीं होंगे। ये इस तरह के सिस्टम्स होंगे जिसके अंदर आपको ऑलरेडी ब्रांड्स वेटेड मिलेंगे, ब्रांड अकाउंट्स मिलेंगे। आपने सिर्फ़ उनसे प्रोडक्ट्स लेनी है, उनको लिस्ट करना है, आपको टेरिटरी राइट्स भी मिल सकते हैं। आप अगर अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो आपको टेरिटरी राइट्स भी दिए जाएँगे। आप अगर स्केलेबिलिटी की तरफ जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको एक्सक्लूसिविटीज़ भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम इसको एक कोर्स की एक बूट कैंप की शक्ल देने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये बूट कैंप अब इस महीने से जो है ना स्टार्ट हो जाएँगे। और इसको जो है अब्दुल्ला प्लस 3-4 और लोग इसको हेड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप इसके अंदर जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करें और जो है इसको जल्द से जल्द सीखें। जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी के 3 साल, 4 साल, 5 साल इवन लगा दिए हैं, कोशिश करें कि उनकी मेंटोरशिप के अंदर इसको सीखें, ताकि आप 6 महीने से साल के अंदर इसको स्केल करके नए लेवल तक जा सकें। थैंक यू सो मच।